नमस्कार बच्चों। जैसा कि एसएससी जीडी 2026 की कल 25,000 से अधिक वैकेंसीज आ चुकी हैं और अब बच्चे फॉर्म भरना चालू करेंगे, जो 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाने हैं आप लोगों के। तो बहुत से बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है फॉर्म भरते समय, क्या क्या सही तरह की समस्याएं आती है कि कहाँ पर क्या भरना है, कहाँ पे क्या डेटा लेना है। और ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो एसएससी की वेबसाइट पर करना अनिवार्य हो गया है। तो बहुत से बच्चों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा, बहुत से बच्चों ने नहीं भी कर रखा होगा। तो आइए अपन डिटेल में समझते हैं कि स्टेप 22 के फॉर्म में क्या भरना है, कब भरना है, कैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओटीआर करने के बाद में कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, सारी चीजें करनी है। कैसे पेमेंट मोड पे जाना है आपको, कैसे सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ये सारी चीजों को लेके अपन एक एक करके विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए साथियों अपन शुरू करते हैं इसको। तो अपन जैसे कि देख पा रहे हैं, आप जैसे कि 2 पार्ट में आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। पहला जो पार्ट रहेगा उसमें वो रहेगा आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। पहला जो पार्ट रहने वाला है बच्चों, क्या रहने वाला है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का रहने वाला है। तो पहला जो पार्ट रहेगा वो किसका रहेगा बेटा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे अपन ओटीआर भी बोलते हैं। ये ओटीआर किस लिए करवाया जाता है सर? ये ओटीआर इसलिए करवाया जाता है कि आपका एसएससी के पास एक अकाउंट तैयार हो जाएगा, जैसे अपना जीमेल अकाउंट वगैरह होता है, इस तरह आपका एसएससी के पास एक अकाउंट तैयार हो जाएगा कि उसके पास आपकी सारी पूरी डिटेल आ जाएंगी। आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, आपने कहाँ से 10th करी है, आपका कार्ड आधार कार्ड का नंबर क्या है, सारी डिटेल्स वो आपसे लेके रख लेगा, ताकि आप जब भी अब एसएससी का कोई भी फॉर्म भरें तो अब आपको ये डिटेल बार बार ना भरना पड़े। तो ये डिटेल सारी एसएससी के पास पहले से हो जाएंगी। तो अब जैसे जीडी का फॉर्म आया है तो आप बस फॉर्म को ओपन करिए, पेमेंट करिए, फोटो सिग्नेचर अपलोड करिए और आगे बढ़ जाइए आपका। तो ये आपके एक बार में सारी आपकी बेसिक डिटेल्स ले लेगा, ताकि वो डिटेल्स आपको बार बार ना भरना पड़े। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं समझने में कि पहला स्टेप ओटीआर है। फिर उसके बाद क्या रहता है बेटा, सेकंड स्टेप जो रहता है फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, कि जब ओटीआर हो जाएगा तो फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है। तो आइए एक एक करके समझते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस में अपन। तो यहाँ पर अपन देखें, आपके लिए क्या रहेगा, कुछ गाइडलाइन दी गई हैं कि जैसे ही आप ओटीआर करने जा रहे हो, जैसे जिन बच्चों ने अभी तक ओटीआर नहीं करा है, जो पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं एसएससी का, वो कैसे ओटीआर करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बारे में आप जानकारी लेना शुरू करते हैं। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन है जो पहले से आपको पढ़ के रखनी पड़ेंगी। देखो कि विद बिफोर प्रोसीडिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीप द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रेडी। मतलब अगर आप ओटीआर करने जा रहे हैं तो इतनी जानकारी आपको अपने पास में तैयार रखनी है, उसी के बाद ओटीआर करने के लिए आगे बढ़ना है। जैसे क्या क्या, पहले एक मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर किस लिए चाहिए, जो कि जिसपे आप ओटीपी क्या कर पाएंगे, वेरीफाई कर पाएंगे। दूसरा, आपकी एक ईमेल आईडी जरूरी होना है। ईमेल आईडी की भी किसके लिए जरूरत पड़ेगी, ओटीपी के लिए। फिर तीसरा, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास किसी कारणवश आधार नंबर अवेलेबल नहीं है तो आपके पास इन दी गई में से कोई एक आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, स्कूल या कॉलेज की आईडी है, या एम्प्लॉयर आईडी है, अगर आप पहले से किसी सरकारी नौकरी में है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उसका आपका जो एम्प्लॉय कार्ड होता है वो भी आप उसमें आईडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कब, जब आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी एक होगा तो भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज की जानकारी आपके पास में क्या होनी चाहिए, इसके बाद में एक जानकारी ये होना चाहिए आपके पास में, इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड रोल नंबर एंड ईयर ऑफ पासिंग ऑफ मैट्रिकुलेशन। मतलब जैसे कि आपको पता है जीडी में जो बेस रिक्वायरमेंट है वो है कि 10th पास होना चाहिए। तो आपने जहां से भी 10वीं पास की है, मैट्रिक पास की है, उसका आपको बोर्ड का नाम पता होना चाहिए, जैसे आपने मध्य प्रदेश बोर्ड से करी है या किसी अदर बोर्ड से करी है। दूसरा, आपको रोल नंबर पता होना चाहिए कि 10th क्लास में आपका रोल नंबर क्या था, और ये पता होना चाहिए कि ईयर ऑफ पासिंग, किस वर्ष में आपने 10वीं पास की। तो ये चीजें आपके पास में पहले से होना चाहिए। और आखिरी 5वीं चीज क्या होनी चाहिए आपके पास में, कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपने कोई डिसेबिलिटी का क्लेम कर रहे हैं, अगर आप जीडी के अनुसार कोई डिसेबिलिटी क्लेम कर रहे हैं पोस्ट के अनुसार, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट इन हैंड होना चाहिए, उसके बाद ही आप ओटीआर करने के लिए आगे बढ़े। तो बेसिकली ये 5 चीजें आप तैयार रख के बैठेंगे, 4 और एक एक्स्ट्रा कौन सा, डिसेबिलिटी वाला, अगर आपके लिए वो सर्टिफिकेट वैलिड है तो, ठीक है ना। तो आपके पास में ये सारी चीजें होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं तो इनमें से कोई आईडी कार्ड, और 10वीं क्लास की सारी जानकारी, बोर्ड, रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। चले इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास में क्या कह रहा है वो, फॉर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कहां क्लिक करना होगा, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। कैसे आएगा ये वाला पेज, आपको क्या करना है, इस दिए गए वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना होता है, या इस वेबसाइट को आप डालेंगे तो ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी एसएससी की, ठीक है ना। इस लिंक पे या तो क्लिक कर दीजिए, वेबसाइट का डाल दीजिए आप नेम, तो आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी एसएससी की। जैसे ही वेबसाइट अपन ओपन करेंगे बच्चे, तो वेबसाइट ओपन करेंगे ये वाला, तो ये वाला पेज आपको खुल के आएगा सामने, ऐसे का ऐसा पेज खुल के आएगा, जिसमें सामने लिखा होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। ये लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
ओटीआर फॉर्म बोलेंगे जिसको अपन, ठीक है ना, क्या बोलेंगे बच्चे, इसको अपन ओटीआर फॉर्म बोलेंगे। क्लियर है बात ये। तो अब इसमें क्या क्या चीजें हैं देखो, जैसे ये फॉर्म खुलेगा तो आपको ये सारी डिटेल भरनी होगी। सबसे पहला यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन अभी आपका ओटीआर तो है नहीं। अगर आपका ओटीआर आपने कर लिया होता तो ये सारी डिटेल आप भर पाते। तो अगर आपने ओटीआर नहीं करा है, आप पहली बार कर रहे हैं ओटीआर, तो आपको यहां पर क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे। कहां पर क्लिक करना है बेटा, यहां पर क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे। जब आप पहली बार ओटीआर कर रहे हैं तो आप इस रजिस्टर नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे पहुंचेंगे तो ये सारी चीजें सामने खुल के आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें एक एक करके वो आपसे भरवाने वाला है, ठीक है ना। पर्सनल डिटेल पहले वो भरेंगे, फिर पासवर्ड क्रिएशन वो भरा जाएगा, एडिशनल डिटेल वो भरी जाएंगे, डिक्लेरेशन वो भरा जाएगा। अब ये क्या होता है ये एक एक करके आगे समझ लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्या करना है, किस पे क्लिक कर देना है, ये जो बटन दिखेगा आपको, बार दिखेगा ये मैं आपको, तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। फिर आगे जब बढ़ेंगे अपन तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहां पर उसने देखो दिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल्स। तो यहां पर वो किसकी जानकारी मांग रहा है, पर्सनल डिटेल्स की। पहला उसने बोला है डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक है आपका। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आधार कार्ड का क्या भर देना है, नंबर भर देना है। फिर एक बार दोबारा से आधार कार्ड का डिटेल नंबर भरना है ताकि वो आधार कार्ड क्या हो जाए, वेरीफाई, ठीक है ना। तो आपके पास में पहले आपने आधार डिटेल भरी, आधार कार्ड का नंबर भरा आपने, फिर उसको दोबारा भरेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा। मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है तो फिर यस ना भर के क्या भर देना है, नो भर देना है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो फिर यस ना भर के क्या भर देना है बेटा, नो भर देना है। जैसे नो भरोगे वो बाकी ऑप्शन आपको देने लग जाएगा। तो उसमें से एक चुन लेना कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है या कोई दूसरा आईडी है, उसको डालोगे तो उसकी डिटेल भर के आप वेरीफाई कर लेना। फिर उसके बाद में इस पे क्लिक करना सेंड ओटीपी। तो जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे क्या आएगा, आप देखिए बेटा यहाँ पर लिखा है यो आधार नंबर वंस द वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई री-वेरीफाई द आधार नंबर। देखिए ये बात ध्यान से रखें कि आपको आधार कार्ड नंबर कैसा डालना है, सही डालना है, अपना डालना है। अगर एक बार ये सबमिट हो गया तो फिर आप आधार कार्ड नंबर बदल नहीं पाएंगे, मतलब आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा सिस्टम पूरा का पूरा। तो आपको ये केयरफुली भरना है। जैसे सेंड ओटीपी करेंगे तो ओटीपी जो आएगा तो यहाँ पर एक आपका खुलेगा स्पेस जहां पर आपको क्या भरना रहेगा, ओटीपी भरना रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ओटीपी, जैसे ही ओटीपी करेंगे तो इस तरह से ग्रीन ये वेरीफाइड लिखा आ जाएगा, मतलब आपका जो आईडी कार्ड नंबर है वो वेरीफाइड कर लिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन तो यहां पर क्या भरना है, कैंडिडेट का नेम। कहां से भरना है नाम आपको, जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है, मतलब 10th की मार्कशीट में, 10th की मार्कशीट में आपका, ठीक है। 10th की मार्कशीट में जो नाम लिखा है, जैसा नाम लिखा है एज इट इज लिखना है। इसमें कुछ 19-20 आगे पीछे मत करना। जैसे जो अक्षरों में 10th में लिखा है वैसा ही नाम आपको यहां पर लिखना है बच्चे, समझ में आ रही बात ये। फिर आपके पास में वेरीफाई कैंडिडेट नेम, तो आपको दोबारा से एक बार कैंडिडेट का नाम वेरीफाई करवा लेना है, ठीक है। मतलब यहां भरेंगे, उसके बाद फिर आपको यहां भर देना है। और ध्यान रखें यहां पर उन्होंने बोला हुआ है बेटा ये आपसे, प्लीज एंटर द नेम विदाउट एनी सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब आगे आपको श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज कुछ लगाना नहीं है, डॉक्टर, प्रोफेसर कुछ नहीं लगाना है। नहीं तो अपने आप को तुम कुछ भी लगा दो, राजा बाबू लिख दो अपने नाम के आगे, ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आ रही है। जो जैसा आपकी 10वीं के मार्कशीट में लिखा है वैसे का वैसा नाम यहाँ छाप देना है, कुछ भी गणित नहीं लगाना है अपने आगे से, समझ गए बात को। फिर इसमें अब एक पूछा जाएगा आपसे, ये दोबारा आपसे नाम भरवाएगा आपका, तो ये भर देना है आपको। फिर वो बोलेगा हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है। इसका मतलब ये है कि पहले आपका मार्कशीट में कोई और नाम चलता था और फिर क्या आपने नाम बदला है। तो जहां तक है आमतौर पर लोगों ने नहीं बदला होता है, तो आपको क्या टिक कर देना है, नो। अगर आपने बदला है नाम, मार्कशीट पे अगर आपका नाम कभी चेंज हुआ है तो फिर आप क्या करोगे, यस टिक करोगे। क्या करोगे, अगर आपने चेंज किया है तो फिर क्या टिक करोगे बेटा, यस टिक करोगे, ठीक है ना। क्या टिक करोगे, यस। और यस जैसे टिक करोगे तो आपको ये बताना है कि नया नाम क्या है आपका, ठीक है ना, जो बदला हुआ नाम है, और बदले हुए नाम को वापस से आपको वेरीफाई करके लिख देना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। अब फिर इसके बाद आगे करें अगर अपन, तो यहां पर फिर वो आपका आगे बढ़ेगा तो जेंडर पूछेगा, तो आप मेल मेल लिख देना, फीमेल फीमेल लिख देना इसमें, ठीक है ना। वेरीफाई करना है जेंडर, तो वापस से सिलेक्ट कर देना, मेल मेल हो, फीमेल फीमेल, वो भर देना इसमें। डेट ऑफ बर्थ भरनी है, डेट ऑफ बर्थ में कैसे भरना है, डेट, मंथ, और कैसे भरना है, ईयर। मतलब इसका क्या, इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलो आपका जन्म 1 जनवरी अगर 2008 को हुआ है तो आप कैसे भरोगे इसको, 1 जनवरी मतलब 01, फिर अब कौन सा अपने पास में 1 तारीख 1 जनवरी, और सन कौन सा है 1900 आपका 2008, कितना भर देना है 2008। समझ में आ रही बात ये। तो इस तरह से आप क्या भरोगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भरोगे। डेट ऑफ बर्थ दोबारा भर के क्या कर देना है, वेरीफाई कर देना है आपको। फिर यहाँ पर पिताजी का नाम भरना है। अब देखो यहाँ पर जब पिताजी का नाम भरना है तो ध्यान से पढ़ लेना बेटा,
फादर्स नेम शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपको पिताजी का नाम वही चेप देना है, यहां पर वही कॉपी कर देना है जैसा कि 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां भी उसने बोला है कोई भी सैल्यूटेशन यूज ना करे, मतलब मिस्टर मिस्टर श्री ये सब नहीं करना है, नहीं तो आप लिख दे श्री राम प्रसाद पिताजी का नाम, कि हम तो पिताजी को इज्जत देते बिना श्रीमान या श्री के बात नहीं करते, यहां पर काम नहीं चलेगा। यहां पर अगर श्री श्रीमान लिख दोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आदर अनादर जैसा कुछ भी नहीं है बेटा, दिमाग नहीं लगाना है, जैसा 10th की मार्कशीट में लिखा है एज इट इज उठा के यहाँ छाप देना है पिताजी का नाम। समझ गए बात को? फिर वेरीफाई फादर नेम एक बार और भरोगे तो पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आएगा मदर्स नेम का कॉलम, देखो ये 7वां मदर्स नेम का दिख रहा है, तो मदर्स नेम का नाम भर देना वहां पे, वो भी कैसा भरना है? 10th की मार्कशीट का भरना है आपको, ठीक है ना। तो आपके पास में फिर इसके बाद में वो पूछेगा आपसे मैट्रिकुलेशन एजुकेशन बोर्ड, आपने 10वीं कहां से पास करी, जैसे मान लो आपने करी है मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो अपने बोर्ड का क्या लिख देना है? नाम लिख देना है, ठीक है ना। एक बार फिर से नाम लिख देना बोर्ड का, तो क्या हो जाएगा? ये वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप देखें तो हर चीज वो दो बार भरवा रहा है, तो दो बार किस लिए भरवाई जाती है? ताकि अगर आपने ऊपर गलत भरा है और नीचे अलग भरा है तो वो बता देगा कि दोनों नाम क्या नहीं हो रहा है? मैच नहीं हो रहा है, इसलिए वो डबल बार फिल करवाता है ताकि बच्चे से कोई गलती ना हो, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक बार ही डिटेल लेगा वो, आगे आप एसएससी का कोई भी फॉर्म भरोगे वो फिर डिटेल नहीं मांगने वाला। समझ गए बात को? फिर इसके बाद बेटा वो आपका आएगा रोल नंबर, तो यहाँ पर आपको जो भी 10th की मार्कशीट में है, 10th की मार्कशीट में जो रोल नंबर है वो यहाँ पर छाप देना है, ठीक है ना। आ रही नहीं आ रही बात समझ? जो भी आपका 10th की मार्कशीट में होगा, मैट्रिक की मार्कशीट में, तो वहां पर जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पर आपको लिख देना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ पे रोल नंबर लिख देना, रोल नंबर वो दोबारा लिखवाएगा आपको, तो दोबारा से रोल नंबर लिख देना है आपको, ठीक है। फिर वो क्या पूछेगा आपसे? ईयर ऑफ पासिंग, किस वर्ष में आपने परीक्षा पास करी, कौन सी? मैट्रिक की। 10वीं कब पास करी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन सिलेक्ट करना जिसने जब पास करी है, 2008, 2009, 2010, इस तरह से वो आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा, वो सिलेक्ट कर लेना। इसी को एक बार वो फिर से वेरीफाई करवाएगा आपका, ठीक है। फिर उसने यहाँ पर पूछा है आपसे हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, ये लिखा है बेटा हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, मतलब आप अधिकतम कहां तक पढ़े हुए हैं। जैसे 10वीं पास तो मार्कशीट मांगी है उन्होंने कि क्वालिफिकेशन 10वीं पास चाहिए, मान लो किसी ने 12वीं कर रखी है, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको क्या भरनी है? डिटेल भर देनी है। वो ऑप्शन देगा आपको, तो आप बता सकते हैं कि आप 12वीं पास है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, वहां पर आपको ये जानकारी भर देनी है, ठीक है। उसकी डिटेल नहीं मांगेगा आपसे, ठीक है ना, कि आपने कब मतलब कि किस रोल नंबर से करी थी, ये सब नहीं मांगेगा, सिर्फ आपको वो बता देना उसमें, ठीक है। अब देखो उसने लिखा है वेरीफाई हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब आपने जो पीछे जानकारी भरी है उसको वेरीफाई कर देना, मतलब दोबारा भर देना बच्चे। जैसे यहाँ पर क्या है? ग्रेजुएशन, अगर आपने पहले ग्रेजुएशन भरा है तो बाद में भी क्या आएगा? ग्रेजुएशन ही आएगा। फिर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर वो देना बेटा जो नंबर हमेशा चालू रहे, वो नंबर बंद ना हो, क्योंकि सारे मैसेज वगैरह सब इसी पे आने वाले हैं भविष्य में, तो ये मोबाइल नंबर वो सोच समझ के देना, नहीं तो आज ये मोबाइल नंबर दे दो, कल तुम्हारी बाबू सोना से लड़ाई हो जाए, तुम नंबर बदल दो, फिर सिम तोड़ के फेंक दो, ये सब नाटक नहीं करना। तो यहाँ पर वही मोबाइल नंबर देना जो मोबाइल नंबर है परमानेंट आपके पास में रहे, क्योंकि भविष्य में आप जितने भी एसएससी के फॉर्म भरोगे उसी मोबाइल नंबर के थ्रू कम्युनिकेट होगा आगे चल के आपसे, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर ठीक से भरना है आपको। फिर दोबारा री एंटर मोबाइल नंबर भरोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा वैलिडेटेड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी लिखनी है अपनी, क्या बतानी है? ईमेल आईडी बतानी है यहाँ पर, तो ईमेल आईडी लिख देंगे। इसी तरह ईमेल आईडी भी वेरीफाई करवाएगा, वो हर चीज 2 बार भरवा रहा है, तो यहाँ पर इस तरह लिखा आ जाएगा वैलिडेटेड, मतलब आपने ऊपर नीचे सही भरी है दोनों में इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो आगे कह रहा है नोट में क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ मोबाइल और ईमेल ओटीपी वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड फर्दर। अब वो ये कह रहा है कि आगे बढ़ने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? या तो मोबाइल नंबर या ईमेल के थ्रू ओटीपी पे काम करना पड़ेगा। तो आपके पास ईमेल आईडी भी होगा, आपका मोबाइल भी होगा आपके पास, जो नंबर आपने दिया है उस पे जो ओटीपी आएगा उससे काम करेंगे, आगे जरूरत पड़ने वाली है उसकी। यहाँ क्लिक कर देना सेव एंड नेक्स्ट पे, तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर जैसे ही आओगे आप, तो यहाँ पर वो बता देगा कि ये आपका क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? रजिस्ट्रेशन क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये इस तरह से मैसेज आएगा कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, आपकी बेसिक डिटेल सेव कर ली गई है बेटा। रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 30 days, फेलिंग विच योर डेटा वुड बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। मतलब अब बची हुई डिटेल आपको 30 दिन के अंदर भरनी है, नहीं तो ये ओटीआर आपका फेल माना जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वन टाइम पासवर्ड इज शेयर्ड योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यूज इट टू साइन योर अकाउंट। देखो उसने क्या बोला है आपको कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वन टाइम पासवर्ड, ठीक है ना। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर और वन टाइम पासवर्ड, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और वन टाइम पासवर्ड जो उसमें लगेगा वो आपके मोबाइल या ईमेल पे भेज दिया गया होगा, तो इसको यूज करना है, वन टाइम पासवर्ड को यूज करना है, ठीक है ना। और अपने अकाउंट में साइन इन कर लेना है, जैसे अपन जीमेल अकाउंट में साइन इन करते हैं।
अब अगर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है ताकि आप अपना पासवर्ड बना पाओ। रजिस्ट्रेशन तो आ गया, पासवर्ड भी बनाना है, तो क्या करना है, इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। क्या करना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आप आगे बढ़ोगे तो आपका इस तरह से पेज ओपन होगा जिसमें आप देखेंगे यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा हेलो कैंडिडेट करके, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और उन्होंने जो आपको एक वन टाइम पासवर्ड भेजा है, ओटीपी भेजा है, आपके मोबाइल नंबर पे भी गया है, आपके ईमेल आईडी पे भी गया है, उसको यहाँ पर भर देना है और यहाँ पर कैप्चा भर देना है। जो भी कैप्चा दिख रहा होगा यहाँ पर वो कैप्चा यहाँ पर क्या करना है, भर देना है। जैसे आप साइन इन करेंगे तो अगला पेज जो खुलेगा वो इस तरह से खुलेगा आपका कि आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहा होगा, वो आपको ओल्ड पासवर्ड आपका क्या है वो डाल देना है और फिर नया पासवर्ड आप क्या बनाना चाहते हो, ठीक है ना। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे या पुराना पासवर्ड जो ओटीपी पे आया था वो पासवर्ड डालना। अब आपको जो नया पासवर्ड बनाना है वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना और दोनों पासवर्ड सेम मत रखना। बात समझ में आ रही। अब ये नया पासवर्ड आपको बनाना है और ऐसा पासवर्ड बनाना जो भविष्य में भूलो नहीं, क्योंकि अगर ये भूले तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी फिर आपके साथ। आगे अपन कोई भी एसएससी का फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये पासवर्ड भूलना नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो ये पासवर्ड बना लेना बेटा। पासवर्ड बनाने के बाद में देखो पासवर्ड की कुछ कंडीशन दी है उसने कि पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, इंक्लूड वन और मोर अपर केस लेटर, ठीक है। फिर क्या बोला, इंक्लूड वन और मोर लोअर केस लेटर, वन और मोर नंबर आपको इसमें शामिल करना है, वह इंक्लूड वन और मोर स्पेशल कैरेक्टर शामिल करना है। पासवर्ड मस्ट नॉट कंटेन स्पेसेस और टैब्स, पासवर्ड में स्पेसेस और टैब्स नहीं होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट नॉट एक्सीड 25 कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि 8 कैरेक्टर का पासवर्ड हो, एक उसमें अपर लेटर हो। तो जैसे आपने मान लो पासवर्ड बनाया, अपन ने उसमें एक ए ले लिया, फिर इसमें एक अपर केस लेटर ले लिया, एक कैसा लेना है, लोअर केस लेटर। तो जैसे मान के चलो आपने पासवर्ड बनाया मोहित, तो अपन ने मोहित में एम बड़ा कर दिया, बाकी लेटर कैसे कर दिए, छोटे कर दिए, ठीक है। आप 2 भी बड़े कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बड़ा और एक छोटा तो लेना ही था, एक अपर केस और एक लोअर केस। फिर क्या करना है, एक या उससे अधिक नंबर। तो मैंने मोहित लिख दिया और मोहित मैंने क्या लिख दिया, 88। तो मैंने एक से ज्यादा नंबर यूज कर लिया था, एक भी करते तो भी काम चल जाता। फिर उसने क्या बोला है आपको, वन और मोर स्पेशल कैरेक्टर। अब स्पेशल कैरेक्टर जैसे मैंने यहां कर दिया @ क्या कर दिया मैंने, @ कर दिया। अब उसने बोला है ये बात ध्यान रखना, मस्ट नॉट कंटेन स्पेसेस और टैब्स, मस्ट नॉट कंटेन स्पेसेस और टैब्स, ठीक है ना। मस्ट नॉट कंटेन क्या बेटा, स्पेसेस और टैब्स। मतलब यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि मोहित, अपन ने अगर लिखा यहां पर, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने यहां पर लिखा मोहित, ठीक है, 88 और फिर स्पेस देके @ लिख रहे हो, स्पेस नहीं देना है, ध्यान रखना, ये सही है, ये क्या है, गलत। तो इस तरह आप क्या बना लेना बेटा, अपना पासवर्ड बना लेना। तो जैसे ही आपका पासवर्ड बन जाएगा, यहां पर जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे तो उसके बाद जो स्क्रीन खुलेगी वो इस तरह से आएगी आपके सामने स्क्रीन। क्या आपका क्या होगा, वो सारी चीजें लेके अगले पेज पे ले जाएगा आपको, जहां पर आपको क्या है ये दिया रहेगा कि एडिशनल डिटेल्स, आपको अब एडिशनल डिटेल भरनी है, ठीक है ना। तो अपन ने अभी 2 स्टेप कर लिए, पर्सनल डिटेल भर दी है, पासवर्ड बना लिया है, अब एडिशनल डिटेल भरनी है। तो एडिशनल डिटेल जब भरेंगे तो पहले आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो ये कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, उसको वेरीफाई कर देना। हर चीज 2 बार भरनी पड़ रही है, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन भर देना बेटा, आप सारे हिंदुस्तानी बच्चे हो, ठीक है। फिर उसने बोला है कॉन्टेक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल्स, अगर आप दूसरे नेशनल के हो तो आपको उसकी डिटेल भर देनी है यहाँ पर, ठीक। फिर इसके बाद वो क्या कह रहा है, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब अगर आपके कहीं पर कोई ऐसा निशान चिन्ह है जिससे आपकी पहचान की जा सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने दिया है मोल ऑन नोज, के नाक पे क्या है, आपके तिल है, या आपकी आंख के ऊपर कट लगा है, जैसे कट अबव द लेफ्ट और राइट आई, अगर आपके कहीं कट लगा है या कहीं आपके मोल मसा हो रखा है या कुछ भी ऐसा निशान है जिससे आपको पहचाना जा सके, तो उसके बारे में आपको यहाँ बता देना है कि यहाँ पर मेरे ऐसा ऐसा निशान है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो यहाँ पर उसको लिख देना है आपको। फिर यहाँ पर बोला है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपके पास में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो यस कर देना है, यस करोगे फिर तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बतानी पड़ेगी, नहीं तो नो कर देना है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई है, ठीक है। और ये उसके वो दिए हैं कि VH का मतलब क्या होता है कि आपके पास ब्लाइंडनेस एंड लो विजन होता है आपके, तो ये सारी चीजें हैं डिसेबिलिटी के रिगार्ड में, ठीक है ना। तो डिसेबिलिटी वाले आपको सर्टिफिकेट नंबर वगैरह ये सब चीजें उसमें भरनी रहेंगी। जब ये भर दोगे आप, उसके बाद में जब आगे भरना आप बढ़ेंगे अपन, तो जब नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो इस तरह होगा। अब आपको इसमें परमानेंट एड्रेस भरना है, क्या भरना है, परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस में जैसे यहाँ पर अगर आप इंदौर में भंवरकुआ में रहते हैं मध्य प्रदेश में, तो पूरा डिटेल लिखेंगे भंवरकुआ इंदौर,
ठीक है। अब भंवरकुआ इंदौर लिख के मत छोड़ देना, एड्रेस पूरा भरना होता है। जैसे आप मान के चलो यहाँ पर भरोगे, आप यहाँ पर आपने भरा मकान नंबर 106, कोई सी भी कॉलोनी ले लो, जैसे बिष्णुपुरी कॉलोनी, बिष्णुपुरी कॉलोनी, ठीक है, बिष्णुपुरी कॉलोनी, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखोगे आप भंवरकुआ, भंवरकुआ, ठीक। और फिर यहाँ पर आपका क्या रहेगा, पिन कोड भी डालोगे, यहाँ पर उसका क्या डालोगे, पिन कोड। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ डला हुआ पिन कोड नीचे डला हुआ है 452001, स्टेट मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट क्या बच्चे, इंदौर। तो आपको एड्रेस प्रॉपर भरना है, सिर्फ भंवरकुआ इंदौर लिख के मत छोड़ देना। बात समझ गए ये। अब उसमें बोला है इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, मतलब ये, अब एक बात समझो, यहाँ पर दो चीजें कंफ्यूजन वाली हैं आपके पास में, या दो दो एड्रेस पूछ रहा है, तो ध्यान रखना, आप वो वाला एड्रेस भरोगे परमानेंट एड्रेस में जो आपके होम टाउन का एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस में क्या भरना बेटा, जो होम टाउन का एड्रेस है, जहां आपका वो मतलब क्या करे, कुछ अगर सामान भेजना है आपका तो ठीक मतलब सही ठिकाने पे पहुंच जाए। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो आप जहां पर अभी रह रहे हो, अगर आपने वहां का एड्रेस भर दिया, तो अगर मान के चलो आप यहाँ किराए से रहते हो, आप तो स्टूडेंट पढ़ने आए हो, अगर आप किराए से रहते हो तो आज नहीं कल उसको स्थान को छोड़ोगे ही छोड़ोगे आप, तो इसमें क्या बहुत दिक्कत आती है भविष्य में। तो इसलिए जब भी परमानेंट एड्रेस पूछे ना, तो परमानेंट एड्रेस तो वो भरना जो आपके होम टाउन का एड्रेस हो, ठीक है। और अगर आपको भरना है, जैसे यहां पर लिखा है प्रेजेंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो यहां भर देना नो, मतलब आप जहां पे रह रहे हो इंदौर में वो आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, तो आपसे वो उसकी डिटेल मांग लेगा। तो परमानेंट एड्रेस में हमेशा किसका एड्रेस भरना है बेटा, होम टाउन का एड्रेस भरना है। तो यहाँ आप होम टाउन का एड्रेस भरोगे और यहाँ पर आप नो पे टिक करोगे, ठीक है। तो नो पे टिक करोगे तो यहाँ पर फिर आ जाएगा, तो वहां पे आप अपना लोकल एड्रेस भर देना जहां पे भी आप रह रहे हो। तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में क्या भरोगे बेटा, आप अपने होम टाउन का एड्रेस भरना। परमानेंट एड्रेस में कौन सा भरोगे, होम टाउन का, ठीक है। जैसे आप राजगढ़ के हो तो राजगढ़ का भरोगे, धार के हो धार का, बड़वानी के हो बड़वानी का, वहां का एड्रेस भरना आप। और यहाँ पर यहाँ नो पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस भर देना कहाँ का, जहां भी भंवरकुआ बिष्णुपुरी में आप रह रहे हो। तो ये बात ध्यान रखना यहाँ पर। इसके आगे बच्चे, जे अभी अपन ने देखा कि प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो नो करोगे तो आपका खुल जाएगा, तो वहां पर भर देना आप ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारी चीजें भर देना। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे सेव एंड नेक्स्ट पे, तो आपका अगला पेज खुलेगा यहाँ पर। तो अगला पेज इस तरह खुलेगा अपने पास में। तो अपने पास में ये सारी डिटेल्स हो गई हैं। अब लास्ट डिटेल बची है अपने पास में डिक्लेरेशन की। तो यहाँ डिक्लेरेशन है, ओटीआर डिक्लेरेशन, ठीक है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन है। तो इसमें क्या क्या लिखा है बेटा, I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief। मतलब ये कि जितनी भी मैंने जानकारी भरी है वो मेरे अनुसार सभी सत्य भरी गई हैं, ठीक है ना। दूसरा, I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature appointment is liable to be cancelled or terminated। और ये हम अपन उनको एक वो दे रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं कि अगर मेरे द्वारा भरी हुई जानकारी कभी भी किसी भी मोड़ पे गलत पाई जाती है तो मेरे भर्ती को निरस्त किया जा सकता है। अगर आप सिलेक्ट भी हो गए नौकरी करते हुए 5-10 साल भी हो गए हैं और अगर आपकी जानकारी गलत पाई गई तो भी आपको वो वहां से बाहर कर सकते हैं, ध्यान रखना बात ये, ठीक है। तो आप इसको इस पे क्लिक करना रहेगा, आई एग्री अब टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ क्लिक करके यहाँ पर आप क्या कर दोगे, डिक्लेयर। तो आपका क्या हो जाएगा, चौथा स्टेप भी पूरा हो जाएगा, आपका ओटीआर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप आखिरी स्टेप करने से पहले पीछे देखना चाहते हो कि सब सही भरा है कि नहीं भरा है, तो यहां पर इस पे कर लेना प्रीव्यू ओटीआर, तो ये पूरा पीछे का आप जाके चेक कर भी सकते हो, ठीक है ना। डिक्लेयर पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद में नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वो ये ओपन होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लाइव एग्जामिनेशन, मतलब एसएससी में अभी कौन कौन से एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अभी आप वहां पर देखेंगे जाके कि सिर्फ जीडी 2026 के बारे में जानकारी आपको दी जा रही होगी। तो यहाँ पर दिया रहेगा एप्लीकेशन डेट स्टार्ट इतना है, एंड डेट इतना है, तो आपको ये करना है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे अप्लाई। तो जैसे लाइव पे आप क्लिक करोगे बेटा तो ये पेज ओपन हो जाएगा आपका। तो ये सब सारी जानकारी आप पढ़ सकते हो, बेसिक जानकारी है जो आगे आपको लगेगी। तो इसके बाद आप जब फिल फॉर्म पे क्लिक करोगे तो अगला जो पेज ओपन होगा वो ये वाला पेज ओपन होगा आपका। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपकी सारी डिटेल पहले से भरी हुई है, क्योंकि ये स्टेप अपन ने पूरे कर लिए हैं बेटा, ठीक है ना। फिर आपके पास में आगे जाओगे तो आपको बढ़ते रहोगे आगे, तो इस तरह नेक्स्ट करते जाना है अपन को, क्योंकि ये सारी जानकारी अपन ओटीआर में पहले ही भर चुके हैं। तो ये सारी जानकारी भर के अपन आगे जाएंगे, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करोगे आप, ठीक है। ये करते जाओगे सेव एंड नेक्स्ट अपने पास में। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये आपसे मांग रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है क्या, तो आप बता सकते हो हाँ या ना में। अगर एक्स सर्विसमैन है हाँ, नहीं तो ना। एज रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो आप यहाँ पर यस लिख दोगे, ठीक है।
फिर इफ यस एज रिलैक्सेशन कोड, तो आपका एज रिलैक्सेशन कोड होगा, वो कोड यहाँ पर भर देना है, ठीक है ना। ये आपको बता, नोटिस में आप पैरा नंबर 5.1 देख सकते हो, वहां पर इसका कोड मिल जाएगा। पैरा नंबर 5.1 में इसका कोड मिल जाएगा आपको एज रिलैक्सेशन कोड का, ठीक है ना। तो यहाँ वो ये पूछ रहा है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपने जो जानकारियां दी हैं अपनी सारी बताइए कि 10th कहाँ से करी, ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, क्या मोबाइल नंबर है, क्या एड्रेस। तो अगर अदर डीओपीटी डिपार्टमेंट में कभी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका डेटा और दूसरे फॉर्म के लिए सजेस्ट कर दें अपन, तो आप यहाँ पे चाहो तो यस क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चाहो तो पैरा नंबर 19 पढ़ लेना, उसके हिसाब से अगर आपको ठीक लगे तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना, ठीक। फिर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करेंगे अपन, तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, इस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। ये ऑलरेडी अपन अब एग्जाम सेंटर वगैरह की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है आपसे ये, तो यहाँ पूछ रहा है वो प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। तो आपको बता देना है पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस, तीसरी प्रेफरेंस कि जहां जहां आप पेपर देने जा सकते हो। पहली प्रेफरेंस अपने घर के आसपास, उससे थोड़ा दूर, उससे थोड़ा दूर, यही आप अपनी प्रेफरेंस रखेंगे। मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब किस भाषा में आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हो, हिंदी है, इंग्लिश है, और बाकी वेस्ट बंगाल है, साउथ की भाषाओं के लिए, सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है उसमें कि किस किस भाषा में पेपर दिया जा सकता है, तो यहां से वो आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है ना। फिर उसने क्या बोला है, वेरीफाई मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो वो हर बार दो चीजें भरवा रहा है, इस बार भी 2 बार पूछा है उसने, तो आप यहाँ पर दोबारा भर देना उसको। फिर उसने कहा है आर यू आ नेशनल कैडेट कोर सर्टिफिकेट होल्डर, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, मतलब ए बी सी कौन सा सर्टिफिकेट है, जिसके बारे में कल हमने वीडियो में डिटेल बताई थी, जिसके अलग अलग नंबर दिए जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो आप अगर हैं तो यस भर देना, नहीं तो नो भर देना। और कौन सा सर्टिफिकेट है, ए बी या सी, तो वो यहाँ पर भर देना, आप कंफर्म कर देना कि हाँ भैया यही वाला सर्टिफिकेट है अपने पास में। फिर उसने बोला हैव यू पार्टिसिपेटेड इन गेम स्पोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल, मतलब आपने किसी भी स्पोर्ट में डिस्ट्रिक्ट, नेशनल या स्टेट लेवल पे कंपटीशन खेला है या इंटरनेशनल लेवल पे, अगर हाँ तो ये टिक करना, नहीं तो क्या कर देना, नो टिक कर देना। और अगर खेला है तो यहाँ पर वो पूछेगा कि कौन से गेम में आपने खेला है, ठीक है, वो बता देना। फिर आपसे ये पूछेगा कौन से स्टेट से खेला है आपने, कौन सी ओरिजिन डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जहां से आपने खेला है, जैसे मध्य प्रदेश से खेला है तो मध्य प्रदेश के लिख देना। फिर उसके बाद उसने पूछा है कैंडिडेट बिलोंग टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, तो वो ये पूछ रहा है कि आप उस स्टेट से आते हैं जो कि नक्सलाइट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है आपकी, जहां नक्सल मूवमेंट से ज्यादा है, तो आप यहां पर बता सकते हो। अगर आप उस स्टेट से आते हैं तो यस कर देना, नहीं तो क्या कर देना, नो कर देना। कैंडिडेट बिलोंग्स टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो यस भरेंगे, नहीं तो क्या भर देंगे, नो। यहां पर देखें आपको पूछा है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस भरना है। तो देखो यहाँ पर ये पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पर लगा दी गई है हम लोगों द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप बीएसएफ में लेना चाहते हैं प्रेफरेंस पे तो उसके लिए पोस्ट कोड ए है, सीआईएसएफ के लिए बी है, सीआरपीएफ के लिए सी है, एसएसबी के लिए डी, आईटीबीपी के लिए ई, असम राइफल्स के लिए एफ, एसएसएफ के लिए एच है। तो आप यहाँ जब प्रेफरेंस भरोगे तो ये इस तरह भरोगे आप ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। और आपके पास में क्या है, जी नहीं है, एच है, पोस्ट कोड क्या है, एच। तो इस तरह आपको क्या हो जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस। तो जो भी प्रेफरेंस भरोगे उसका यहां पर भर देना। अब मान के चलो आप ये चाहते हो कि मैं पहले पे सीआरपीएफ को प्रेफरेंस दूं, तो पहला पोस्ट कोड क्या आएगा, सी आएगा। फिर आप चाहते हो फिर मैं बीएसएफ को प्रेफरेंस दूं, तो क्या आएगा, ए। फिर आप चाहते हो सीआईएसएफ को प्रेफरेंस दूं, तो पोस्ट कोड क्या आएगा, बी। तो जो यहां भरोगे वो ही यहां भरना, और दोनों में अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे आप ये भर रहे हो तो ये सी ए बी इस टाइप से यहां भरोगे और इस टाइप से ही यहां भरोगे। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो इसको क्या कर देना बेटा, अपना सेव एंड नेक्स्ट कर देना। फिर अपन कहां जाएंगे, अगले पेज पे आ जाएंगे। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा, आपको एक बार कोड दिखाई देगा। इस बार कोड को जैसे आप स्कैन करोगे तो आपको ये एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने को बोलेगा, माई एसएससी ऐप है वो, ठीक है ना। माई एसएससी आप ऐप डाउनलोड करोगे, तो जैसे ऐप डाउनलोड करोगे उसमें आप जब जाओगे एक कॉलम में जिसमें आएगा कैप्चर लाइव फोटो, क्या आएगा बेटा, कैप्चर लाइव फोटो, और अपलोड सिग्नेचर, ये दो चीजें आएंगी। तो कैसे फोटो खींचनी है, कैसे सिग्नेचर अपलोड करने हैं, वो कैसे करेंगे उसका हम आइडिया दे रहे हैं आपको। कि देखो जब आप फोटो खींचो तो फोटो इस तरह खींचनी है, मतलब पीछे प्लेन बैकग्राउंड और इस तरह आपका फेस होना चाहिए एकदम स्ट्रेट। कैमरा आंखों के लेवल पे होना चाहिए, उससे थोड़ा सा नीचे। आप इस तरह नहीं खींच सकते फोटो, इधर उधर देखते हुए नहीं खींच सकते। डार्क नहीं होना चाहिए कि बराबर लाइट नहीं है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। चश्मा लगा के इस तरह से नहीं खींचनी है फोटो अपन को, इस तरह स्टाइल में तो बिल्कुल नहीं खींचनी है अपन को, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? इस तरह अपन को नहीं खींचनी है, छपरियों टाइप फोटो नहीं खींचनी है बेटा, आपको सीधा स्ट्रेट बैठ के इस तरह, तो ये फोटो आपकी सही कहलाएगी। इसी तरह आपका जो सिग्नेचर रहेगा
सिग्नेचर को इस तरह साइन नहीं करना है, इस तरह अपने साइन नहीं करना, इस तरह साइन नहीं करना, इस तरह साइन नहीं करना, आपको बीच में और थोड़ा बड़ा सिग्नेचर करना है अपना, जो कि आपको दिखाई दे। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हमें सिग्नेचर करना है तो इस तरह बीच में बेटा अपन लिखेंगे यहां पर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? ये इस तरह करना है अपन को, छोटे छोटे अक्षरों में नहीं लिखना है, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। समझ गए बात को? तो ये हो जाएगा आपका। तो इधर आप जाके करोगे, जब यहाँ फोटो कर दोगे आप और सिग्नेचर कर दोगे तो यहाँ पर कर देना सेव एंड नेक्स्ट, आपका फॉर्म हो जाएगा अपलोड, और इसके बाद आपका फॉर्म हो गया है कंप्लीट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बच्चे आप लोगों को? ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं जितनी हम जानकारी दे सकते थे आपको इस वीडियो के माध्यम से, उतनी जानकारी हमने आपको दी है। सीएमसी इंदौर पे यूट्यूब चैनल पे जल्द ही आपकी जीडी की डेली 4 घंटे की प्रैक्टिस क्लासेस शुरू होने वाली हैं। उसके लिए क्या प्लानिंग है उसका वीडियो हम अलग बना के डालेंगे आपका। तब तक आप अपना ओटीआर फॉर्म भर लें, अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें, और फिर जीडी की तैयारी हम जोर शोर से साथ में करेंगे। सीएमसी इंदौर के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।